अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम हिंदी में अपना पाठ नंबर 2 दादी माँ कर रहे हैं और हमने अब तक जो जाना है वो ये जाना है कि लेखक को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार है, दादी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं वो। और लेखक का जो नेचर है वो कैसा है, थोड़ी सी भी कोई परेशानियाँ होती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके दोस्त उनके मजाक बनाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी दादी माँ कितनी केयरिंग थी, ठीक है, और बहुत अच्छे दिल की थी, सबको कर्ज़ा देती थी। इतने अच्छे हालात थे उनके घर की कि लोग उनके पास कर्ज़ा लेने के लिए आते थे और वो किसी का कर्ज़ा माफ़ भी कर देती थी। और उन्होंने एक और घटना का ज़िक्र किया है कि एक बार उनकी बड़े भाई की शादी थी तो वो बारात में नहीं जा सके, तो उनकी दादी ने उनको, जो प्रोग्राम हो रहा था लेडीज़ का, जो लेडीज़ सारा शादी के प्रोग्राम करती थी एक नाटक की तरह, शुरू से लेकर आखिर तक सारे प्रोग्राम्स करते शादी के, तो उसमें लड़के अलाउड नहीं थे, लेकिन दादी माँ ने उनको सपोर्ट किया और उन्हें वहीं लिटा दिया चादर ओढ़कर। तो वो वाली घटना याद कर रहे हैं। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि यहाँ पे ये लेडीज़ फंक्शन हो रहा है, लेडीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ पे लड़कों का कोई काम नहीं है। आपत्ति हुई, यानी कि उनको प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्हें ऐतराज़ हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर लड़के अलाउड नहीं हैं। तो दादी माँ बिगड़ी और क्या बोला उन्होंने, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्राह्मण का मन एक सा होता है। उन्होंने कहा कि अरे ये तो छोटा लड़का है, इससे क्या पर्दा, कोई बात नहीं। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाएगा। अगर भेद खुल गया तो बाहर निकाल दिया जाएगा। और भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। यानी कि वो जो लेडीज़ सब कार्यक्रम कर रही थी, नाटक कर रही थी, तो लेखक को हंसी आ गई। लेखक को बहुत डर लग रहा था कि कहीं हंसी ना आ जाए और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं सो नहीं रहा हूँ, जाग रहा हूँ। लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया और भंडाफोड़ हो गया, यानी कि सारा राज खुल गया, सारी पोल खुल गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब जब पता चला कि ये जाग रहे हैं तो देबू की माँ आई और चादर खींच ली और बोला कि देखो ये बच्चा है। दादी माँ ने बच्चा बोला था ना, तो उन्होंने कहा देखो ये छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, दूध पिला दूँ इसको। और फिर दादी माँ ने सपोर्ट किया लेखक को कि लड़के से क्यों लगती है, कि लड़के से क्यों उलझ रही हो, लड़के से लड़ने की क्या ज़रूरत है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यहीं इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि अगले दिन मैं रास्ते में जा रहा था तो फिर से दुबे की माँ मिली और उसने बोला कि ये कल वाला बच्चा, उसने व्यंग किया। तो फिर मैं जल्दी से ज़ोर से भागा और दादी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। और जब कोई सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक और बात आज कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन के सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है।
इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ती की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। इस पैराग्राफ में लेखक ने ये बताया है कि संसार में जो परिस्थितियाँ आती रहती है, जो सिचुएशन आती रहती है, वो भवंडर की तरह है, आंधी की तरह है, और वो हमें ऐसे ही नचाती है। जैसे अल्लाह ताला परिस्थितियाँ डालता है इंसान को, वैसे ही हालात सहने पड़ते हैं, है ना। तो वो ये कहती थी कि दादा की मृत्यु के बाद वो बहुत उदास रहने लगी और उन्हें पता चल गया कि ये दुनिया एक धोखा है। और उनके दादा ने उन्हें उनके जो दादी माँ है, दादी माँ के हस्बैंड ने उनको धोखा दिया था। कैसे धोखा दिया था? क्योंकि वो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक, तुम पहले मरोगे, मैं बाद में मरूंगा। लेकिन दादा पहले ही चले गए और जिससे दादी जो है बेसहारा सी महसूस करने लगी अपने आप को। और फिर उनके जो श्राद्ध हुआ, जो मरने के बाद जो वो लोग पूजा पाठ करते हैं किसी के इंतकाल के बाद, उसको श्राद्ध कहते हैं। तो उसमें जो पैसा लगता है, तो उनके लेखक के पिताजी ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया लोगों से उधार लेकर, ठीक है। और तो फिर वो लोग बहुत तकाज़ा करने लगे कि भाई हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही थी और दादी माँ बहुत उदास बैठी थी, बहुत उदास रहने लगी थी। उस टाइम भी बहुत उदास बैठी थी। माघ के दिन थे, यानी कि एक महीना है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे जनवरी के महीने में पड़ती है ना। तो दादी माँ ऐसे टाइम में भी गीली धोती पहने बैठी हुई थी और एक संदूक पर दिया जलाया हुआ था और बहुत परेशान लग रही थी, बहुत दुखी लग रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कभी इससे पहले उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, ठीक है। इसने कहते हैं प्यार और कातर कहते हैं अधीर। उनकी प्यार भरी अधीर आँखें, कभी उन आँखों में आंसू नहीं थे। और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, मैंने धीरे से कहा दादी माँ। तो फिर दादी माँ ने क्या रिप्लाई किया, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। जब लेखक ने देखा कि दादी माँ की आंखों में आंसू हैं, उदास बैठी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि दादी माँ, आप मुझे एक बात बताएंगी? तो दादी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मुझे मेरे पोते ने रोते हुए देख लिया है। उन्होंने क्या कहा, क्या है पूछ? तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो फिर दादी माँ ने अपने आंसू छुपाते हुए बोला कि नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? और फिर उन्होंने कहा दादी माँ, तुम रो रही थी? तो उन्होंने कहा अरे पागल, तूने अभी, उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया कि तुमने खाना नहीं खाया, चलो चलो खाना खा लो। फिर मैंने उनको देखा कि वो गीली धोती में बैठी थी। तो मैंने कहा इतनी सर्दी में धोती तो बदल लो, गीली धोती पहन रखी है।
तो दादी माँ ने क्या रिप्लाई किया, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। उन्होंने कहा बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। और इतनी केयरिंग थी वो कि खुद इतनी सर्दी में ऐसे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, लेकिन लेखक को खींचती हुई रसोई में ले गई कि तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। अपनी कोई परवाह नहीं थी, बस पूरी फैमिली की परवाह थी, उनको पूरे परिवार की परवाह थी। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने से हो गए। यानी कि इससे हमें पता चलता है इस पैराग्राफ में कि दादाजी की डेथ के बाद घर की परिस्थिति बहुत बदल गई है। घर की जो आर्थिक स्थिति थी यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बदल गई है। पैसे पहले बहुत ज़्यादा उनके पास अच्छे हालात थे, लोग उधार लेने आते थे उनके पास, और अब ऐसा हो गया है कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं और कुछ लोगों का उधार बाकी है, वो तकाज़ा करते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो हमें। तो इस सीन में लेखक के फादर और लेखक के पिताजी और लेखक के भाई बहुत टेंशन में बैठे हैं। तो दादी माँ आकर कहती हैं, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ ने अपने बेटे का माथा सहलाते हुए बोला कि मैं अभी हूँ, तो तुम्हें क्या चिंता की ज़रूरत है? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब जब हालात बहुत ख़राब हो गए तो दादी माँ ने अपने शौहर की एक निशानी रखी हुई थी, सोने का कंगन। तो दादी ने ऐसी सिचुएशन में वो अपनी फैमिली को परेशान नहीं देख पाई और उन्होंने अपने हस्बैंड की यानी कि लेखक के दादा की वो निशानी निकाल कर कहा कि इसको बेच दो और अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो घर की हालात ख़राब हो रहे हैं, तो इससे जो पैसा मिलेगा उनको लौटा दो या इस्तेमाल कर लो उस पैसों को, तो ये काम आ जाएगा। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। ठीक है, लेखक ने जब देखा कि दादी माँ ने अपनी सबसे कीमती चीज़ जो उन्होंने ज़िंदगी भर संभाल के रखी वो भी दे दी आज अपने परिवार के लिए, तो लेखक को अपनी दादी माँ एक देवी जैसी लगी। शापभ्रष्ट यानी कि शापित। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी दादी माँ एक देवी हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? तो इस वाले पैराग्राफ को हम फर्स्ट पैराग्राफ से जोड़कर देखेंगे, क्योंकि लेखक के पास एक लेटर आया है, उस लेटर में क्या लिखा है कि दादी माँ का इंतकाल हो गया है। तो जैसे ही वो पत्र आया तो इतनी सारी यादें जो लेखक ने इस लेसन में हमसे बताई हैं, हमसे शेयर की हैं, वो सारी याद आती चली गई। ऐसा होता है ना, जब किसी का इंतकाल की ख़बर आती है तो हमें उसकी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, सारी बातें, उसका चेहरा घूमता रहता है कई दिनों तक और उसकी बातें याद आती रहती हैं। तो ऐसे ही पत्र पढ़ते पढ़ते उसको बहुत सारी बातें याद आ गई दादी माँ की, और उसने वो सारी बातें हमसे शेयर की। और फिर अब जो वो किसी सोच में गुम हो गया था, यानी कि लेखक ये सारी अपनी दादी की बातों में गुम हो गया था, दादी की यादों में गुम हो गया था। तो अब उसको जैसे ही वो यादों से वापस आया तो देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है, सुबह का काफ़ी टाइम निकल चुका है और किशन भैया का पत्र उसके हाथों में अभी काँप रहा है।
और जो लाइनें थी, लेटर की जो लाइनें थी वो चींटियों की कतारों की तरह धूमिल हो रही हैं, धुंधली हो रही हैं और आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि लेखक को इतना दुख हो रहा है कि यकीन नहीं आ रहा है उसको कि अब दादी माँ नहीं रही, अब दादी का इंतकाल हो गया है। तो ये था लेसन। उसको धुंधला क्यों नज़र आ रहा था? क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेखक को अपनी दादी माँ के इंतकाल की खबर सुनकर आंखों में आंसू आ गए। उसे लेटर पढ़ा नहीं जा रहा था। तो लेखक बहुत उदास हो गया और बहुत सारी यादें दादी की वापस आ गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। और जिनके दादा दादी अभी ज़िंदा हैं उनको या नाना नानी सबकी केयर करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।